नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? 1 अप्रैल 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन-कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, वैसे तो 4 हैं। पहला है दिस इज अ क्रिमिनल अटैक ऑन प्राइवेसी। आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 की बात हो रही है। इस बिल के एग्जैक्ट प्रोविजंस हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जिन 3-4 आधारों पर यहाँ पे ऑथर इस बिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सिर्फ उन आधारों को देख के आगे बढ़ेंगे इस आर्टिकल में, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर भाई इंडिया और नेपाल के टाइज को यहाँ पे सुधारने की एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है जब 1 अप्रैल को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर धोबा जी इंडिया पहुंचेंगे और यहाँ पे बातचीत होगी। 4 साल बाद कोई प्रधानमंत्री नेपाल का इंडिया आ रहा है। इससे 4 साल पहले केपी शर्मा ओली 2018 में इंडिया आए थे। केपी शर्मा ओली एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसने इंडिया और नेपाल के रिश्तों को तबाह करके रख दिया है। तो एक बार इस न्यूज को देखते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज है फिफ्थ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अभी वर्चुअल मीट हुई। अब इस वर्चुअल मीट के रिस्पेक्ट में इंडिया सिक्योरिटी पार्टनरशिप की लीडर की तरह सामने आया है। वही पोटेंशियल की बिम्स्टेक का क्या पोटेंशियल, इसके बारे में एक आर्टिकल, इसको देख लेंगे। अब देखिए, बिम्स्टेक के बारे में पिछले 2-3 दिनों से एडिटोरियल करंट अफेयर्स दोनों में बातचीत हो रही है, बट ठीक है, आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट आ गया, डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि और इंपॉर्टेंट आर्टिकल ज्यादा है नहीं। और एक आर्टिकल है कि जिस प्रकार से आसाम और मेघालय ने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया है, उसी प्रकार से बाकी स्टेट्स के जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में आसाम के साथ, उनको अगर सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो दिस विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे क्या व्यू पॉइंट दिया जा रहा है, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। तो टोटल 4 आर्टिकल्स हैं आज, और इन्हीं 4 आर्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर्स की पीपीटी पीडीएफ मिल जाती है। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन। खासा मदद मिलती है ज्वाइन बटन के थ्रू। आपके कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, आपके कुछ नॉलेज रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि बाकी बच्चे भी उस पढ़ के उससे कुछ सीख सके। चलिए, दिस इज अ क्रिमिनल अटैक ऑन प्राइवेसी। भाई अपर गुप्ता और अभिनव सेखरी साहब ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है। अपर गुप्ता लॉयर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के। अभिनव सेखरी एडवोकेट है, दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 को बहुत ज्यादा, आप कह लो, प्राइवेसी को वायलेट करने वाला बिल बता रहे हैं दोनों। अजय मिश्रा टेनी साहब, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, अजय कुमार टेनी साहब के नाम को बहुत सारे मीडिया हाउसेस में इसलिए उछाल उछाल के देखा गया है क्योंकि लखीमपुर खेरी जो इंसिडेंट इन्वॉल्व था ना, उसमें अजय मिश्रा जी के बेटे के इल्जाम लगाया गया। इल्जाम प्रूव नहीं हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में लंबे समय से अपोजिशन की डिमांड चल रही है कि अजय मिश्रा जी को यहां से रिजाइन करना चाहिए, बट अभी भी ये कैबिनेट में है। खैर, वो एक अलग चीज है, वो पॉलिटिकल मुद्दा है। यहाँ पे आ जाते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पे। इस पर्टिकुलर बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले इस बिल के रिस्पेक्ट में कोई प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन नहीं हुआ, और ना ही जो सेशन का लेजिस्लेटिव एजेंडा था, इसमें पहले इन्फॉर्म किया गया पार्लियामेंट्री मेंबर्स को कि हम कैसा कोई बिल लेके आएंगे। और ये बिल काफी टेक्निकल है। इस लेजिस्लेटिव प्रपोजल को यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि 100 साल बाद यहां पे कोई लॉ लेके आया जा रहा है जो सच में इस बात को डिसाइड करेगा कि किसी क्रिमिनल के, किसी अरेस्टेड पर्सन के मेजरमेंट्स को कैसे इकट्ठा किया जाए। और मेजरमेंट के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, पहले की वीडियोस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन अमेंडमेंट बिल। अब जब ये मेजरमेंट को इकट्ठा करने वाली बात है, जो लोग अरेस्ट हुए हैं या कन्विक्ट हुए हैं, ओवरऑल इनके जब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने वाली बात है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 को अच्छा बताया जा रहा है। इससे पहले भी काफी बार बातचीत हो चुकी है लॉ को अमेंड करने की। जैसे 1980s में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने दी अपनी 87th रिपोर्ट, और उसी समय पे लगभग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट, जिसमें नाम था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम बाबू मिश्रा, इसमें ये सजेस्ट किया था कि स्टैट्यूट को अमेंड करिए, और ओवरऑल जो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 के अंदर जो लिमिटेड डेफिनेशन है ना मेजरमेंट की, इसको थोड़ा सा आप रिफॉर्म करो, इसको थोड़ा सा और होलिस्टिक बनाओ। मतलब इस बात के ऊपर हर कोई एग्रीड था कि ये जो फुटप्रिंट और बाकी मेजरमेंट्स जो कि प्रिजनर्स एक्ट 1920 के हिसाब से लागू किए गए हैं, दे आर नॉट इनफ टू काउंटर द डिफिकल्टीज फेस इन क्रिमिनल नेटवर्किंग इन टुडेज एरा। आज के एरा में ओवरऑल क्रिमिनल्स को ट्रैक करना, नेटवर्किंग करना, सर्वेलेंस करना काफी मुश्किल हो गया है। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से इस बात के ऊपर बातचीत कर रही थी कि प्रिजनर्स एक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को अमेंड करने की जरूरत है। फाइनली यहाँ पे अमेंड कर दिया गया। लेकिन ओवरऑल जिस प्रकार से अमेंडमेंट हुआ है, इस अमेंडमेंट में ऐसा नजर आ रहा है कि
राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार की सर्वेलेंस पावर में एक्सपेंशन हो रहा है। और सर्वेलेंस पावर में एक्सपेंशन 3 फेसेट्स के थ्रू ऑथर यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। पहला फेसेट जो ऑथर यहां पे पॉइंट आउट कर रहा है वो ये है कि केवल मेजरमेंट लिया नहीं जाएगा, इन मेजरमेंट्स का यहां पे एनालिसिस किया जाएगा। और एनालिसिस का एक फेसेट मैंने जब इस वीडियो को समझाया था अलग से, तब मैंने आपको बता दिया था इस टॉपिक को। मैंने बताया था कि जब आपका सीमेन, आपका हेयर, आपके स्वैब्स, आपका ब्लड जब स्टोर किया जाएगा तो उसके डीएनए प्रिंट को निकाला जा सकता है। और ये डीएनए प्रिंट एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती है। और इस डीएनए प्रिंट से ओवरऑल पूरे दुनिया में ट्रैकिंग, मतलब पूरे इंडिया में ट्रैकिंग की जा सकती है। और चूंकि ये डाटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास है, तो किसी एक पुलिस एजेंसी की बात नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस डाटा को एनआईए को भी दे सकता है, रॉ को भी दे सकता है, किसी राज्य की पुलिस को दे सकता है, वगैरह वगैरह। प्लस यहाँ पे आइरस और रेटिना स्कैन किया जाएगा, फेस स्कैनिंग होगी। और इस फेस स्कैनिंग को किसी भीड़ वाले इलाके में इंडिविजुअल्स के फेस स्कैन करके, एक पता, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक क्रिमिनल इंडिविजुअल है, अब उस क्रिमिनल इंडिविजुअल का आपने फेस स्कैन लेके स्टोर कर लिया डाटा में। अब वो पर्टिकुलर क्रिमिनल इंडिविजुअल अपने 1 साल के टाइम पीरियड में कहां कहां गया, समझो बात को। किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट, मान लो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट इल्जाम लगा, उसको 3 साल की जेल की सजा हुई, उसने अपने 3 साल की जेल की सजा काटी, वो बाहर निकल गया, लेकिन उसका पूरा डाटा स्टोर्ड है एनसीआरबी में। अब जब उसका डाटा स्टोर्ड है एनसीआरबी में, उसका फेस का स्कैन, उसके आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन, तो आपको पता है आज की डेट में सीसीटीवी का जमाना है, इंडिया में कई जगहों पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो उस सीसीटीवी में जो मूवमेंट है ना, उन मूवमेंट में आप फेस स्कैन को रन करके पता कर सकते हो कि ये इंडिविजुअल कहां गया, कैसे गया, इसने क्या क्या किया। मतलब प्रॉपर सर्वेलेंस का पोटेंशियल है यहाँ पे। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आइरिस रेटिना स्कैन का इस्तेमाल करके, एक इंडिविजुअल जिसका डाटा एनसीआरबी के अंदर स्टोर कर लिया गया है, वो कहां कहां गया, लिटरली उसके ऊपर यहाँ पे सर्वेलांस किया जा सकता है। और ये सर्वेलांस भाई ऑथेंटिकेटेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर प्राइवेसी के नियम कानून अगर आप देखें तो ये जो एनालिसिस वाली बात है और डाटा स्टोरेज की बात है, इससे क्या हो सकता है, मास लेवल का सर्वेलेंस हो सकता है। इंडिविजुअल को पता भी नहीं चलेगा और उसका सर्वेलेंस हो रहा होगा, उसकी ट्रैकिंग हो रही होगी। एक तो ये बताया गया। दूसरा यहाँ पे ये बताया गया, डाटा कैप्चर इन चॉइस, द सेकेंड एरिया ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सर्वेलेंस कंसर्न्स फ्रॉम whom द मेजरमेंट्स कैन बी गैदर्ड। अभी के लिए पुलिस और प्रिजन ऑफिसर्स, अरेस्टेड पर्सन, कन्वेक्टेड पर्सन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, उन सबका डाटा यहाँ पे कलेक्ट कर सकता है। मतलब किसी भी एक ऐसी सजा में आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है जहां पे 1 साल की सजा हो, तो आपका डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया जा सकता है। अब डाटा मेजरमेंट देने की जो ताकत है, वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होती है। पुलिस जब किसी एक इंडिविजुअल को अरेस्ट करती है तो कुछ घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। मजिस्ट्रेट बताता है कि हाँ भाई, तुम उनको जेल में रख सकते हो, उनका डाटा वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ताकत को यहाँ नहीं बदला गया है, लेकिन पुलिस और प्रिजन अथॉरिटीज की ताकत को यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है। अब जैसे ही आपको अरेस्ट किया गया है, और किसी एक ऐसे इल्जाम में अरेस्ट किया गया है जहां पे ओवरऑल कम से कम 1 साल की सजा है, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे पुलिस या प्रिजन ऑफिसर्स के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिनको पेटी क्राइम्स में कलेक्ट किया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सड़क पे चल रहे हो, आपने मास्क नहीं पहना है, तो अब आपको पकड़ के जेल, अब वैसे तो मास्क पहनना जरूरी है, पेटी क्राइम इसको नहीं बोलना चाहिए, बट छोटे मोटे क्राइम, आपने 2,000 रुपए की चोरी कर ली, तो इस प्रकार के जब क्राइम्स का आप करोगे और आपको मान लो जेल में लेके जाया गया, तो अरेस्ट के समय पे ही आपका ओवरऑल जो डाटा है वो यहाँ पे कलेक्ट किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ छूट दी गई है इस बिल में। छूट क्या दी गई है कि अगर आपको किसी एक ऐसी सजा में अरेस्ट किया गया है जहां पे टोटल सजा 7 साल से कम की है, वुमेन और चाइल्ड का मैटर इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में आप अपने बायोलॉजिकल सैंपल देने से मना कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे शब्द क्या है बिल में, मे नॉट बी ऑब्लाइज्ड। मे नॉट बी ऑब्लाइज्ड मतलब पुलिस और प्रिजन ऑफिशियल्स चाहते हैं तो ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल मना कर रहा है कि भाई मैं अपना बायोलॉजिकल सैंपल नहीं देना चाहता, तो पुलिस प्रिजन ऑफिशियल्स बायोलॉजिकल सैंपल नहीं लेंगे। लेकिन चूंकि बिल में लिखा हुआ है मे नॉट बी ऑब्लाइज्ड, तो उस केस में पुलिस और प्रिजन ऑफिशियल्स के पास अभी भी एक ताकत ये बचती है कि वो लीगल लूप होल्स का फायदा उठा के एक इंडिविजुअल जो बायोलॉजिकल सैंपल नहीं देना चाह रहा, उससे जबरदस्ती बायोलॉजिकल सैंपल ले सकते हैं। तो भले ही नियम कानून में लिख रखा है कि अगर आपका इल्जाम वुमेन या चिल्ड्रन से डील नहीं करता है, 7 साल से कम की सजा है, तो आप बायोलॉजिकल सैंपल मत दो, लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं पुलिस और प्रिजन ऑफिसर्स का डिस्क्रिशन आ जाएगा, हो सकता है वो जबरदस्ती आपसे बायोलॉजिकल सैंपल ले ले। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में भी भाई बायोलॉजिकल सैंपल आपको देने पड़ेंगे। और ओवरऑल ये जो आपका डाटा इकट्ठा किया जाएगा ना,
ये एनसीआरबी के पास स्टोर्ड रहेगा 75 सालों के लिए, और एनसीआरबी इस डाटा को किसी और एजेंसी को फॉरवर्ड कर सकता है, दूसरी राज्य की पुलिस को फॉरवर्ड कर सकता है, रॉ को फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, तो अब ऐसे केसेस में समझो 75 साल के लिए डाटा स्टोर करना है। अब पहली बात तो आज की डेट में ये थर्ड एरिया ऑफ कंसर्न मैं बता रहा हूं, स्टोरेज ऑफ डाटा। आज की डेट में एक इंसान ऑन एन एवरेज कितना जीता है? अप्रोक्सीमेटली 70 साल, और 75 साल के लिए डाटा स्टोर्ड है। मतलब एक इंसान जिसने कुछ भी गलती कर दी उसका डाटा हो गया स्टोर। अब डाटा स्टोर हो गया तो जब तक वो जिंदा रहने वाला है तब तक उसके ऊपर सर्वेलेंस हो सकता है, तो ये काम गड़बड़ है। दूसरा, एनसीआरबी डाटा स्टोर करने के बाद दूसरी एजेंसीज को दे सकती है। तो अभी दूसरी एजेंसी को डाटा दे दिया, मान लो एनसीआरबी ने राजस्थान की पुलिस को डाटा दे दिया, कल की डेट में वो आदमी बाइज्जत बरी हो जाता है, तो एनसीआरबी हो सकता है उसका डाटा डिलीट कर दे, बट राजस्थान के पुलिस के नेटवर्क में हो सकता है उसका डाटा स्टोर रहे। तो कल की डेट में एक बार एक इंडिविजुअल का डाटा पहुंच जाता है सरकार के पास एनसीआरबी के अंदर, तो वो डाटा डिलीट होगा भी पक्के से कि नहीं होगा, इस बात पे भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये कुछ यहाँ पे ओवरऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताई जा रही है ग्राउंड के लेवल पे इस पर्टिकुलर नियम कानून के इंप्लीमेंट होने में। एनसीआरबी के पास मास सर्वेलेंस की ताकत आएगी। वैसे अभी मैं बता दूं, अभी भी एनसीआरबी एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस डेवलप करती है, मतलब मेंटेन करती है, जिसका नाम है सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। और इसका कोई प्रॉपर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं है, बस यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर रही है एनसीआरबी, और ऊपर से यहाँ पे मास सर्वेलेंस का एक और तरीका मिल जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल के द्वारा। वैसे मैं बता दूं, इस प्रकार के डाटा कलेक्शन राज्य के लेवल पे चल रहे हैं, जैसे कि राजस्थान की पुलिस का एक राजकॉप एप्लीकेशन है, फिर पंजाब की पुलिस का पीएआईएस एप्लीकेशन है, पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, विजुअल सर्च, फेस रिकॉग्निशन के आधार पर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पे क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन अपलोडेड होती है, स्टोर्ड होती है। तो कल की डेट में डाटा एनसीआरबी के पास स्टोर होगा, किसी दूसरी पुलिस के पास पहुंचेगा, वो पुलिस अपने लोकलाइज्ड डाटाबेस में उस डाटा को स्टोर करेंगे, और डाटा एक तरीके से अमर ही हो जाएगा यहाँ पे। बाद में इसका डिलीट होना कोई तय नहीं है, और इंडिया में अभी के लिए कोई प्रॉपर डाटा प्रोटेक्शन लॉ है नहीं। तो कुल मिला के हम लोग डेंजरस टेरिटरीज में जा रहे हैं। जो लोग रसूखदार लोग हैं, औकात वाले लोग हैं, उनको शायद ये बिल इफेक्ट ना करे, लेकिन जो आम आदमी है, मेरे आपके जैसे, जिनकी ज्यादा पहुंच नहीं है, ज्यादा पहचान नहीं है, जो मान लो किसी गलती से कहीं फंस गए, ऐसे केसेस में इन लोगों को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्नरेबल हैं, उनका मास सर्वेलेंस हो सकता है, और बड़े लेवल पे उनकी बात ज्यादा कोई सुनने वाला है नहीं। ये बात इस आर्टिकल में बताई गई दोस्तों। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। कोहेजन कोऑपरेशन, इंडिया मस्ट एस्वेज एप्रीहेंशंस ऑफ पावर इम्बैलेंसेस अमंग मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। भाई चार्टर अडॉप्ट कर लिया गया बिम्स्टेक का, फिफ्थ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो समिट हुई। 25 साल की जो पुरानी ग्रुपिंग है, इसको यहाँ पे री एनर्जाइज किया गया है। इस चार्टर के दम पे एक कनेक्टेड विजन लेके आया जा रहा है बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्री के लिए, और ओवरऑल जितने भी पिलर्स हैं यहाँ पे बिम्स्टेक में, उसमें जो सिक्योरिटी पिलर है, इसका जिम्मा उठाया है इंडिया ने। ठीक है भाई, इंडिया के लिए एक रिन्यूड अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब से ये सार्क पाकिस्तान की वजह से इनइफेक्टिव हो गया है, सार्क में ऑलमोस्ट एक स्टेलमेट आ गया है। किसी ना किसी मुद्दे को लेके इंडिया के हर इनिशिएटिव को पाकिस्तान सार्क के अंदर ब्लॉक करता रहता है। नवंबर 2014 से तो सार्क की कोई मीटिंग भी नहीं है, तो सार्क इज एज गुड एज नल एंड वॉइड। तो ऐसे केसेस में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे पाकिस्तान नहीं है, वहां पे इंडिया को नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन ओवरऑल ये अपॉर्चुनिटी कुछ मुद्दों की वजह से प्रॉब्लम में आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस समय पे ये जो बिम्स्टेक, इसमें दो मेंबर्स हैं, एक है बांग्लादेश, एक है म्यांमार। अब बांग्लादेश म्यांमार के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है रोहिंग्या क्राइसिस। रोहिंग्या मुस्लिम्स को म्यांमार में अत्याचार हुआ उनके खिलाफ, और वो लोग भाग के बांग्लादेश में पहुंच गए। बांग्लादेश का ये बोलना है कि भाई हम इतनी बड़ी आबादी में लोगों को यहाँ पे सेटल नहीं कर सकते, हमारी खुद की आबादी ज्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो दसनचार नाम के एक आइलैंड पे भेज दिया। उसके लिए बांग्लादेश को इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म मिला। बांग्लादेश बोल रहा है कि एक तो भाई हम दूसरे देश की रिफ्यूजीज को रहने की जगह दे रहे हैं, उसके बाद आप हम ही को क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश और म्यांमार के टाइज में इस रिफ्यूजी को मुद्दे को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है, और ये रिफ्यूजी का मुद्दा कहीं ना कहीं बिम्स्टेक की इफेक्टिविटी को कम कर सकता है। तो बांग्लादेश म्यांमार के बीच की जो आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स है, वो कहीं ना कहीं बिम्स्टेक की इफेक्टिविटी को कम ना कर दे, इस बात को इंडिया को इंश्योर करने की जरूरत है। क्योंकि सार्क के ना चलते बिम्स्टेक ही इंडिया के पास एक तरीका मिलता है बायलेटरल डिसएग्रीमेंट्स को हटाने का, एक कोऑपरेटिव स्फीयर बनाने का, जहां पे डोमेस्टिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स दोनों चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स जब तक सात की सातों कंट्रीज के पूरे सॉर्ट आउट नहीं है, तब तक बिम्स्टेक इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, इंडिया, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ एंगेज करें, बायलेटरल लेवल पे, मल्टीलेटरल लेवल पे प्लान्स वगैरह बनाएं,
और ओवरऑल सबके कंसोलिडेटेड डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया जाए। यहाँ पे बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर दी मोदी जी ने। नो डाउट इस प्रकार का अगर कोई ट्रेड कनेक्टिविटी एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हो जाता है तो हर कंट्री को मदद मिलेगी। देखिए, जितनी भी बाकी बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, अगर उनको एफटीए के अंदर इंडियन मार्केट का एक्सेस मिलता है तो उनको फायदा है ही है। और यहाँ पे जितनी भी ये कोस्टल कंट्रीज है, सब मैरीटाइम रिसोर्स रिच इलाके हैं। तो म्यांमार और श्रीलंका जैसी कंट्रीज और जितनी भी बे ऑफ बंगाल की बॉर्डरिंग कंट्रीज अगर इसका हिस्सा बनती है तो नो डाउट इंडिया के लिए और ओवरऑल रीजन के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम यहाँ पे बनाया जा सकता है, इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाया जा सकता है, मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, जो कि सारी कंट्रीज के लिए फाइनेंशियली बहुत बेनिफिशियल है। पोटेंशियल है यहाँ पे इंट्रा रीजनल ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाने का। ओके, चूंकि इंडिया यहाँ पे चाइना लेड आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को छोड़ चुका है, तो इस प्रकार का एफटीए अगर हम बिम्स्टेक के अंदर साइन कर पाते हैं तो इकोनॉमिकली भी ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का एफटीए साइन ना हो, इस बात की पुरजोर कोशिश कर देगा कौन? चाइना। चाइना नहीं चाहेगा कि बिम्स्टेक के अंदर इस प्रकार का कोई भी एफटीए साइन हो। ये इंडिया पे डिपेंड करता है, इंडिया के इकोनॉमिक और ट्रेड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि क्या हम इस प्रकार के एफटीएस को बिम्स्टेक के अंदर साइन करा सकते हैं। बहरहाल अच्छी बात यहाँ पे ये है कि धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं, हमें कहीं ना कहीं इस पूरे पॉइंट पे प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, एन अपॉर्चुनिटी टू रीपॉलिश इंडिया नेपाल टाइज। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा नेपाल के वो इंडिया आने वाले हैं 1 अप्रैल से। 4 साल के बाद कोई नेपाली लीडर इंडिया के अंदर आ रहा है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। अभी 13 मई को लोकल इलेक्शंस होने वाले हैं नेपाल के अंदर, फेडरल इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल, इसी मतलब 2022 के लेटर पार्ट में। तो इस रिस्पेक्ट में नेपाल और इंडिया के रिश्ते को रिविजिट करना, अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से मीट करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। शेर बहादुर देउबा प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठे थे जुलाई 2021 में। ये 5वीं बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनका कोalition जैसे तैसे पार्लियामेंट में बना हुआ है, जैसे तैसे नेपाल की पार्लियामेंट काम कर रही है अभी के लिए। जुलाई 2020 के बाद तो बिल्कुल ही फैक्शनल हो गई थी, बिल्कुल ही आप कह लो डिसेंशंस आ गए थे। केपी शर्मा ओली वर्सेस पुष्प कमर दहल प्रचंड का ये जो मुद्दा था, इसको लेके नेपाल के अंदर लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। पैंडेमिक में लोगों की परेशानियों पर ध्यान देने के बजाय वहां पे पॉलिटिकल गर्मा गर्मी ही बनी हुई थी। फिर चाइना वर्सेस इंडिया का मुद्दा, उन्होंने अपना मैप बदल के इंडिया के इलाके को अपना दिखा दिया, ये सब मुद्दे चल रहे हैं। नेपाल के जो रिलेशन है ना, बहुत बुरी तरीके से बिगड़े हैं इंडिया के साथ। इस बात को इंश्योर किया है केपी शर्मा ओली ने। और कहीं ना कहीं सितंबर 2015 में जो एक प्रकार का ट्रेड ब्लॉकेड लगा था, हालांकि इंडिया की सरकार ने हमेशा ये बोला है कि हमने कोई ट्रेड ब्लॉकेड नेपाल के अगेंस्ट नहीं लगाया था। नेपाल के साउदर्न इलाके में रहने वाले मधेसीज ने ये ट्रेड ब्लॉकेड लगाया था, जबकि नेपाल की सरकार का बोलना है कि भाई भारत की सरकार ने ट्रेड ब्लॉकेड लगाया। तो ओवरऑल उस सितंबर 2015 के बाद से अब तक नेपाल इंडिया के रिश्ते बहुत बिगड़ चुके हैं। केपी शर्मा ओली ने इसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। चूंकि केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के मेंबर हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की कुछ ज्यादा ही आप कह लो दोस्ती है नेपाल चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से, तो चाइना ने इस बात को इंश्योर किया है कि नेपाल के इंडिया के साथ रिश्ते बिगड़े। कुछ और भी यहाँ पे मुद्दे हैं। इंडिया के जो पुराने नोट थे ना, उसकी लगभग 7 करोड़ की करेंसी नेपाल के राष्ट्र बैंक के पास पड़ी हुई थी। अब जब करेंसी डिमोनेटाइज हो गई और उसको एक्सचेंज करने की टाइमलाइन निकल गई, उसके बाद नेपाल की राष्ट्र बैंक जगी और भारत सरकार के पास आके बोला कि भैया ये 7 करोड़ रुपए एक्सचेंज कर दो। भारत सरकार ने बोला कि ये लीगल करेंसी नहीं है, हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो इस बात पे नेपाल थोड़ा नाराज हो गया। फिर बाद में ये हुआ कि एमिनेंट पर्संस ग्रुप करके आप कह लो ग्रुपिंग बनाई गई थी, जिसमें 4 मेंबर नेपाल के थे, 4 इंडिया के थे। ओवरऑल बहुत लंबे समय से ये ग्रुपिंग मीटिंग कर रहा है। ओवरऑल इंडिया और नेपाल के रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर मीटिंग की रिपोर्ट में ना ही नेपाल की सरकार इंटरेस्टेड रही है, ना ही इंडिया की सरकार इंटरेस्टेड रही है। अभी भी नेपाल से इंडिया के लिए जो फ्लाइटें आती हैं, वहां पे इंडियन पैसेंजर्स को देखिए क्या है ना, नेपाल और इंडिया ये जो दो कंट्रीज, इनको अलग अलग कंट्रीज कभी ज्यादा माना नहीं गया है। बहुत आराम से नेपाल के लोग इंडिया के अंदर आ सकते हैं, बहुत आराम से इंडिया के लोग नेपाल के अंदर जा सकते हैं, नौकरी वगैरह कर सकते हैं, ज्यादा रोक टोक है नहीं। तो ऐसे केस में अब नेपाल की फ्लाइटों पे चढ़ के जो पैसेंजर्स इंडिया आ रहे हैं, उनकी हद से ज्यादा चेकिंग करना, ठीक है ना, ये सब चीजों को देखते आप समझ सकते हो कि कहीं ना नेपाल और इंडिया के रिश्ते बिगड़ गए। हालांकि नेपाल में जो लोग फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं और इंडिया के अंदर आ रहे हैं, उनकी चेकिंग ज्यादा इसलिए हो रही थी क्योंकि लगभग 20 साल पहले हाईजैक हुआ था इंडियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट, और जो हाईजैकर्स थे वो नेपाल से चढ़े थे। तो नेपाली सरकार ये बोलती है कि हम तो इसलिए चेकिंग करते हैं कि फिर से कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए। लेकिन फिर भी ओवरऑल कहीं ना कहीं इसको रिश्तों के रिस्पेक्ट में समझा जा रहा है। नेपाली विलेजेस के वो यूथ जो कि इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं और कहीं मान लो
छोटे लेवल पे कुछ इवेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो जाती तो नेपाल के विलेजेस में शोक मनाया जाता है। और ओवरऑल नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज तो इस हद तक पॉलिटिसाइजेशन कर रही हैं कि वो केपी शर्मा ओली तो ये तक बोलने लगे थे कि नेपाल के मिलिट्री पर्सनल जो कि इंडियन मिलिट्री में काम कर रहे हैं, हम उनकी जान नहीं जाने देंगे इंडिया के कॉज के लिए। अरे भाई, मिलिट्री पर्सनल्स ने अपनी मर्जी से इंडियन आर्मी में इन्वॉल्व किया है। इंडियन आर्मी उनको बाकायदे तनख्वाह देती है, उनको इज्जत देती है, उस लेवल की एक ऑफिसर का दर्जा देती है। तो ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो आर्मी के बिहाफ पे लड़े। यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं नेपाल के पॉलिटिशियंस, और इस पॉलिटिक्स के चलते काफी नुकसान हुआ है इंडिया नेपाल के रिश्तों का। अब रिसेंटली एक मुद्दा और उठ के आया कि यूएस का ये जो एमसीसी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन का जो $500 मिलियन का असिस्टेंस था, इसको नेपाल की पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया। अब इस असिस्टेंस के प्रति इंडिया का क्या स्टैंड रहा है वो ज्यादा क्लियर नहीं है। पावर ट्रांसमिशन के लिए जो भी पेमेंट वगैरह और जो भी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने थे, एमसीसी के पैसों से इंडिया ने एग्जीक्यूट नहीं करवाए। इंडिया ने बोला हम अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म को एग्जीक्यूट करेंगे। तो कुल मिला के इंडिया यहाँ पे चाहता था कि यूएस का इन्वेस्टमेंट आए नेपाल के अंदर, इस बात में ज्यादा मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है। इंडिया किस हद तक चाहता है कि चाइना के इन्वेस्टमेंट आए नेपाल के अंदर, इस बात पे लेके ज्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं। बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तो ये तक कहते हैं कि इंडिया एक लिमिट से ज्यादा यूएस की इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर नहीं चाहता, यूएस की इंटरफेरेंस चाइना के अंदर नहीं चाहता। तो अब रीजनल जियोपॉलिटिक्स काफी हद तक बदल रही है। ये रशिया यूक्रेन वॉर के चलते रशिया के बहुत हद तक यूएस का अगेंस्ट चले जाना, रशिया से जब हम एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया को काउंटर करना यूएस का, इसके चलते नेपाल की जियोपॉलिटिक्स में भी बहुत हद तक इफेक्ट आ रहा है। ऊपर से चाइना का फैक्टर है, चाइना बहुत हद तक नेपाल के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वांग ई ने और चाइना की स्टैब्लिशमेंट ने बहुत हद तक कोशिश की थी कि एमसीसी नेपाल की पार्लियामेंट असेंट ना करे, लेकिन इस यूएस असिस्टेंस को नेपाल की पार्लियामेंट ने अप्रूव किया। नेपाल को पता है कि भाई हमें हर तरफ से मदद की जरूरत है, केवल चाइना की मदद से काम नहीं बनेगा। एक एंटी एमसीसी कैंपेन, एक एंटी इंडिया कैंपेन नेपाल के अंदर चलाने की कोशिश की है, किसने? चाइना ने। केपी शर्मा ओली तो ऑलमोस्ट एक चाइना के रिप्रेजेंटेटिव की तरह रूल कर रहे थे। बहरहाल, अगर आप इंडिया और नेपाल के रिश्तों की बात करो तो यहाँ पे कुछ प्रायोरिटीज है। देखिए, पावर ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया नेपाल के साथ करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ पे नो डाउट रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, पर आगे आने वाले समय में नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की ताकत, जो इलेक्ट्रिसिटी है, ताकत मतलब पावर, इलेक्ट्रिक पावर हम नेपाल के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से इंडिया के अंदर इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पीक डिमांड के समय पे हमें इस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। इससे हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकते हैं। अभी के लिए धीरे धीरे करके रेन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन इंडिया में बढ़ रहा है, बट इमीडिएट बेसिस पे पीक डिमांड जब होती है तो हमें नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। प्लस ट्रेड और ट्रांजिट एग्रीमेंट्स। देखिए, इंडिया के ऊपर बहुत हद तक नेपाल डिपेंडेंट है। नेपाल के जो भी एक्सपोर्ट्स हैं दुनिया भर में, वो इंडिया के कोलकाता पोर्ट के थ्रू निकलते हैं। चूंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है तो बहुत हद तक अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो गुड्स और पेमेंट्स का किस प्रकार से ट्रांजिट होगा, उसकी पेमेंट किस प्रकार से होगी, इस बात के लिए नेपाल और इंडिया को बैठ के बातचीत करना चाहिए। तीसरा, इंडिया और नेपाल के बीच में एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पे बातचीत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए शेर बहादुर देओबा साहब इंडिया को एश्योरेंस दे, बहुत जरूरी है। इंडियन बिजनेसेस चाहते हैं कि वो नेपाल के मार्केट में इन्वेस्ट करें, लेकिन नेपाल के मार्केट में जो प्राइवेट सेक्टर लॉबी है, जो कार्टल्स ऑपरेट करते हैं, वो नहीं चाहते कि वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। वो चाहते हैं कि हमारा ही राज चले नेपाल के डोमेस्टिक मार्केट में, जबकि इंडियन बिजनेसेस चाहते हैं कि वो नेपाल के डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट करें। और ये जो डोमेस्टिक कार्टल्स है ना नेपाल के, ये पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देते हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी इनके अगेंस्ट ज्यादा नहीं बोलती हैं। और इसके चलते ओवरऑल इंडिया नेपाल के बीच में ये जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका कोई वैल्यू नहीं रह गई है। क्योंकि इसके चलते इंडियन बिजनेसेस आराम से नेपाल के मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां के लोकल कार्टल्स इंडियन बिजनेसेस को इन्वेस्ट करने से रोक रहे हैं। तो यहाँ पे शेर बहादुर देओबा को इंटरवेंशन करने की जरूरत है, और ओवरऑल इंडियन बिजनेसेस नेपाली मार्केट में घुस पाए, इसकी जरूरत है। लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, पॉलिटिकल मेजोरिटी चाहिए। ये लोकल कार्टल्स पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देते हैं, आसान नहीं होगा शेर कुमार देओबा के लिए ये कर पाना। फिर एक चीज और है, यहाँ पे इंडिया को भी नेपाल के प्रति अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आज की डेट में नेपालीज दुनिया की 180 कंट्रीज में फैले हुए हैं। नेपाल का इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ा हुआ है, नेपाल के पास चाइना का ऑप्शन बढ़ा है। चाइना बहुत हद तक नेपाल के अंदर अपनी ताकत बढ़ा के इंडिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें नेपाल को और इज्जत की तरह देखना होगा। जो नेपाल के एम्बेसडर्स इंडिया के अंदर अपॉइंट होते हैं, उनको और इज्जत देनी होगी।
ओवरऑल नेपाल को हमें एक प्रायोरिटी देनी होगी। जब तक हमें प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक ओवरऑल जिस लेवल का ट्रस्ट और दोस्ती और कॉन्टैक्ट्स थे इंडिया नेपाल के बीच में, उनको रिवाइव कर पाना मुश्किल होगा, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। फाइनल आर्टिकल की तरफ चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व 6 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स अलोंग आसाम मेघालय बॉर्डर इज अ मॉडल वन। ट्यूसडे को एग्रीमेंट हुआ आसाम मेघालय के बीच में, 12 में से 6 जगह पे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर दिया गया। एग्रीमेंट साइन किया गया आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा और मेघालय काउंटर पार्ट कॉनरेड संगमा के बीच में। अमित शाह जी ने इस एग्रीमेंट को यहाँ पे ब्रोकर करवाया। जनवरी 29 में जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था, जिसमें तराबरी, गिजांग, हाहिम, बोकलापारा, खानापारा, पिनगट्टा, राताचेरा, ये कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं आसाम की, और वेस्ट खासी हिल्स, री भोई, ईस्ट जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट जो कि मेघालय में आती है। तो इन चीजों के ऊपर एक रेजोल्यूशन आया था 29 जनवरी को। फाइनली 12 में से 6 इलाकों के ऊपर चीजें सॉर्ट आउट कर ली गई हैं। इलाके को बराबर बराबर बांट लिया गया है। 36 स्क्वायर किलोमीटर में 18 आसाम का, 18 मेघालय का। हालांकि कांग्रेस अपोजिशन का यह बोलना है कि 3 इलाकों में कोई भी बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। बहरहाल मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से आसाम और मेघालय ने अपनी प्रॉब्लम्स को, डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट किया है, उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश आसाम, मिजोरम आसाम और नागालैंड आसाम के बीच का मुद्दा है, ये भी यहाँ पे सॉर्ट आउट होना चाहिए। आपने सुना होगा कि आसाम और मिजोरम बॉर्डर के क्लैशेस हुए थे लास्ट ईयर, और उन क्लैशेस में 5 पुलिस वालों और 1 सिविलियन को गोली मार दी गई थी। ये क्लैशेस हुए थे जुलाई 2021 में। तो भाई, मिजोरम और आसाम के लोग एक ही देश के लोग हैं, और इस हद तक ये आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं कि पुलिस वालों की मौत हो रही, सिविलियंस की मौतें हो रही। तो ये यहाँ पे बंद करने की जरूरत है। और एक गुडविल गेस्चर जो कि मिजोरम के कॉनरेड संगमा और आसाम की हिमंत बिस्व शर्मा ने शुरू किया है, इस गुडविल गेस्चर को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसको अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड तक ले जाने की जरूरत है, ताकि म्यूचुअल ट्रस्ट हो, रिस्पेक्ट हो इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को दूसरे स्टेट्स के लिए। हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत ना पड़े पीस स्थापित करने के लिए, लोग ही यहाँ पे पीस पे रहे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाए। पीस को स्थापित करने के लिए पैरामिलिट्री और फोर्स या स्टेट पुलिस को डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद यहाँ पे सुखाल तरीके से रहे। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा पेचीदे हैं। यहाँ पे राज्य की सरकारों की पुलिस आपस में भिड़ जाती है, केवल सिविलियंस नहीं भिड़ रहे हैं, पुलिस भिड़ जाती है आपस में। तो ये मेघालय और आसाम का एग्रीमेंट आगे आने वाले समय में एक मॉडल एग्रीमेंट की तरह काम कर सकता है। जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, आसान नहीं है, बट हर चैलेंज का एक सॉल्यूशन निकल सकता है अगर प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाए, और वही यहाँ पे की जा रही है। तो ये था डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एंड इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।